Hello students, I am Dr. Meenu Arvind Agrawal, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। आज की वीडियो में मैं आपको सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालूंगी। सबसे पहले प्रेरणा। प्रेरणा एक ऐसा सामान्य शब्द है, इसकी उपयुक्त व्याख्या इसके मध्यस्थ चरों के बिना संभव नहीं है। इससे संबंधित सर्वप्रथम मध्यस्थ चर जिसके प्रभावों का अध्ययन पशुओं के ऊपर किया गया वो हैं पुनर्बलन नंबर 1 और नंबर 2 अंतर्नोद। पुनर्बलन का महत्व वाचिक सीखने में बहुत कम है। पुनर्बलन जबकि पुनर्बलन का वाचिक अधिगम को प्रभावित करता है, यह अध्ययन किए थे वीकेंस, वाइनर और सिम्पसन ने। अंतर्नोद यानी ड्राइव जैविक आवश्यकताओं से उत्पन्न एक शारीरिक अवस्था है, जबकि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अवस्था को प्रेरक यानी मोटिव कहते हैं। भोजन, पानी, यौन, विश्राम, निद्रा कुछ ऐसी शारीरिक आवश्यकताएं हैं जिनसे अंतर्नोद उत्पन्न होता है। साधारणतः ये सभी चीज़ों की कमी के कारण उत्पन्न अंतर्नोद सीखने को प्रभावित करता है। प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक तथा सामाजिक। सामाजिक प्रेरक भी सीखने को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। पुरस्कार एवं दंड का भी प्रेरणा से तथा सीखने से संबंध है। अनेक प्रयोगों में यह देखा गया कि यदि किसी कार्य को सीखने में प्रयोज्य को पुरस्कार मिलता है तो वह उसे जल्दी सीख लिया करता है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में भूखी बिल्ली को भोजन पुरस्कार स्वरूप मिलता है और वह समस्या बॉक्स दरवाज़ा लीवर दबाकर खोलना जल्दी सीख लेती है। दंड देने से सीखने संबंधी कार्य में त्रुटियां कम हो सकती हैं। दंड के लिए विद्युत आघात का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रेरक और अंतर्नोद भी सीखने को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। गत्यात्मक अधिगम तथा वाचिक अधिगम में परिणामों का ज्ञान, क्या रिजल्ट आएगा, पुनर्बलक का अधिक महत्व है। पुरस्कार, दंड तथा परिणामों का ज्ञान एक प्रकार के पुनर्बलक हैं। दूसरा पॉइंट है अधिगम सामग्री का स्वरूप। सीखी जाने वाली सामग्री की मात्रा और स्वरूप भी अधिगम को प्रभावित करता है। सार्थक अधिगम सामग्री में अधिगम तीव्र गति और निरर्थक अधिगम सामग्री में अधिगम मंद गति से होता है। इसके अतिरिक्त अधिगम सामग्री में यदि तर्क संगतता और संबद्धता होती है तो भी अधिगम प्रक्रिया अपेक्षाकृत शीघ्र संपादित होती है। जिन पदों को प्रयोजित शीघ्र सीखते हैं, आवश्यक नहीं है कि वे अर्थपूर्ण ही हों। उनमें अर्थपूर्णता के अतिरिक्त अन्य विशेषताएं भी हो सकती हैं जिनके कारण प्रयोज्य पदों को शीघ्र सीख लेता है, जैसे पदों का आकार समान होना, पदों की आकृति समान होना, पदों का रंग समान होना आदि। अधिगम में विषय वस्तु का क्रम भी अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम के प्रारंभ में विषय वस्तु सरल होनी चाहिए तथा अंत में अधिगम की विषय सामग्री कठिन होनी चाहिए, अर्थात अधिगम की विषय वस्तु की का कठिनाई स्तर सरल से कठिन की दिशा में होना चाहिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु की मात्रा अथवा लंबाई, कठिनाई स्तर, क्रम, आकार तथा विषय वस्तु की सार्थकता कुछ ऐसे चर या कारक हैं जो सीखी जाने वाली सामग्री से संबंधित हैं और अधिगम को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है अभ्यास। अभ्यास से सीखना दृढ़ होता है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में अभ्यास को अधिक महत्व दिया है। साधारणतः देखा गया है कि कोई कार्य जितनी ही अधिक बार किया जाता है, कार्य में कुशलता और पूर्णता उतनी ही अधिक आती है। अधिगम अवस्था में अभ्यास केवल सही प्रक्रियाओं का करना चाहिए।
किम्बल ने क्रूइगर के अध्ययनों का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रयोज्य जब अधिगम समस्या से संबंधित सही अनुक्रियाओं को दोहराता है तो निश्चय ही उसकी अनुक्रिया पुष्ट होती है, परंतु आवश्यकता से अधिक अभ्यास या अतिरिक्त रूप से सीखना, ओवर लर्निंग, अधिक लाभदायक नहीं होता, क्योंकि प्रयोज्य को अभ्यास में शक्ति अधिक खर्च करनी पड़ती है परंतु फल अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम धारक यानी लर्नर। अधिगम किस मात्रा तक होगा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि अधिगम धारक अथवा सीखने वाला प्रयोज्य कैसा है। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य सीखने में अधिक दक्ष होते हैं। इसी प्रकार से सीखने वाले व्यक्ति की आयु, लिंग, बुद्धि, मानसिक योग्यताएं, भावनाएं, इच्छाएं तथा आकांक्षा स्तर भी अधिगम को प्रभावित करती है। जब आयु, बुद्धि, मानसिक योग्यताएं, आकांक्षा स्तर आदि अधिक मात्रा में होते हैं तो अधिगम की मात्रा और गुण भी बढ़ जाते हैं। बच्चों के पाठ्यक्रम भी बच्चों की क्षमता के अनुसार निर्धारित इसीलिए किए जाते हैं। बालकों की कक्षा और आयु के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित करने को अधिगम स्थानीयकरण यानी प्लेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। एक अध्ययन कार्टन ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि उच्च योग्यता वाले विद्यार्थियों में जब चिंता की मात्रा उच्च होती है तो वह अधिगम अधिक करते हैं, जबकि साधारण तथा निम्न श्रेणी के छात्रों में अधिक चिंता की मात्रा उनके अधिगम में बाधक होती है। तो इस प्रकार से अधिगम धारक की विशेषताओं, अधिगम धारक के गुणों का भी अधिगम कितनी मात्रा में होगा इसका संबंध है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाला कारक है। अब पांचवा कारक पढ़ेंगे वातावरण, एनवायरनमेंट। दैनिक जीवन में ये देखा जा सकता है कि शांत और सुखद वातावरण में अधिगम अधिक मात्रा में होता है। अशांत और दुखद वातावरण में अधिगम की मात्रा और गुण दोनों घट जाते हैं। वातावरण संबंधित अनेक कारक हो सकते हैं जो अधिगम की मात्रा और गुण को प्रभावित करते हैं, जैसे प्रकाश, शोरगुल, वायु का अभाव, दुर्गंध, बहुत अधिक या बहुत कम तापक्रम, वेंटिलेशन का अभाव तथा अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति आदि अनेक कारक अधिगम को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। अगला कारक है शारीरिक कारक यानी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अधिगम करने वाले व्यक्ति की रिसेप्टर्स यानी ग्राहक इंद्रियां, प्रभाविक इंद्रियां यानी इफेक्टर्स तथा शारीरिक दशा आदि अधिगम को प्रभावित करती है। अधिगम धारक की ज्ञानेंद्रियां यदि दोषपूर्ण हो, थकान अधिक हो, उसने नशीले पदार्थों का सेवन किया हो तो निश्चय ही उसके अधिगम की मात्रा और गुण कम होंगे। इन कारकों को नियंत्रित करके अधिगम की मात्रा और गुण को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षण कार्य का निर्धारण यदि शारीरिक सीमा को ध्यान में रखकर किया जाए तो शिक्षण अधिक लाभप्रद होता है। इस प्रकार शारीरिक अंगों की पूर्णता यानी शारीरिक सीमा भी अधिगम को निर्धारित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम और स्नायु तंत्र, लर्निंग एंड नर्वस सिस्टम। अधिगम एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है, अतः मस्तिष्क का भी अधिगम में महत्व है। इसके महत्व को जानने के लिए पशुओं पर प्रयोग किए गए हैं। डंकन ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर बताया कि अधिगम के बाद यदि प्रयोज्य को विद्युत आघात दिया जाए तो विद्युत आघात से अधिगम का ह्रास होता है, कमी आ जाती है। अपने चूहों पर किए गए प्रयोग से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अधिगम और आघात के बीच जितना कम समय होता है अधिगम का ह्रास उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार अनेक प्रयोग हुए जिसमें केंद्रीय नाड़ी संस्थान और स्वतंत्र नाड़ी संस्थान है उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, यह सिद्ध किया गया। मिलर के अध्ययनों से ये विश्वास किया जा सकता है कि एएनएस का महत्व केवल प्रारंभिक अधिगम में तथा अधिगम के प्रारंभ में ही होता है। अगली विधि है आपकी, अगला इसका जो कारक है, लास्ट कारक, वो है अधिगम विधि यानी लर्निंग मेथड। किस मेथड से लर्निंग की जा रही है। अधिगम विधि तथा इसके संबंधित कारक भी अधिगम विधि को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं।
अधिगम विधि और इससे संबंधित कारक केवल मानवीय अधिगम में ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि यह अधिगम विधियां केवल मानवीय अधिगम क्षेत्र में ही प्रयुक्त होती है। अधिगम विधियों के विषय में डिटेल में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि अधिगम विधियां कौन कौन सी हैं, मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या क्या हैं। थैंक यू।